कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उसको सुनते और सुनाते कहीं पर दिमाग में ये ख्याल शायद आपके भी आए कि जो माँ बाप हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक पालते हैं, वो बुजुर्ग होने पर हम पर बोझ क्यों बन जाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है और उथल पुथल दिमाग में चलती रहती है। शायद आपने भी सुना होगा, शायद आपने भी देखा होगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी अपनी बात कर रही हूं, मैं एक जनरल बात कर रही हूं। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मैं और आप हमेशा वैसे मिलते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब ये जो मेरी ऑडियो स्टोरी सीरीज़ है, इसकी शुरुआत तो इसलिए हुई क्योंकि मेरे पिता विश्व मोहन बडोला की अपनी निजी लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें जो मैं बचपन से पढ़ती आई थी, उनमें से एक एक सुंदर कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और करती भी रहती हूँ। लेकिन इसमें साथ ही साथ अब बाहर से भी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और ऐसी ही ये एक कड़ी है रब दा कलेजा। संभावना प्रकाशन है हापुड़ में स्थित। वहाँ पर प्रख्यात लेखक अशोक अग्रवाल जी और उनके सुपुत्र अभिषेक अग्रवाल हैं जो संभावना प्रकाशन चलाते हैं। तो उन्होंने एक रोज जिक्र छेड़ा कि रवि अरोड़ा मूलतः तो पत्रकार हैं और उन्होंने हिंदुस्तान, नई दुनिया, आउटलुक और ट्रिब्यून जैसे अखबारों में 3 दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन साथ ही कविता, कहानी और नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब हुक नाम से उनका कविता संग्रह, दंगा नाम से नाटक, तमाशा मेरे आगे यात्रा वृतांत और कोरोना काल में लिखे उनके लेखों का संग्रह 100 दिन 100 बातें भी पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। रवि अरोड़ा रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं और इप्टा के साथ मिलकर उन्होंने बहुत नाटक लिखे और उनका निर्देशन भी किया है। इन दिनों भी रवि अरोड़ा अनेक समाचार चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अब मुद्दे की बात यह थी कि रवि अरोड़ा जी ने अभिषेक अग्रवाल जी को कहा कि वो अपनी कहानियों का संग्रह रब दा कलेजा मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जब कभी ऐसा होता है तो मुझे दिली खुशी भी होती है और कहीं पर एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि सामने से अगर कोई लेखक या कवि अपनी कृति आपको सौंपें और कहें कि इसे अपनी आवाज़ में ढालिए, तो ये अपने आप में जिम्मेदारी वाला काम हुआ ना। तो भाई शुरुआत मैं यहाँ से करने वाली हूँ इनकी लिखी कहानी पापा का कमरा से। अब ये जो सारी कहानियां हैं वो खुद रवि अरोड़ा कहते हैं कि ये वर्षों पुराने प्लॉट हैं जिन्हें अब जाकर शब्दों का जामा पहना पाया हूं। तो भाई कहानियां तो उन्होंने 1980s में लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से एक लंबा गैप रहा और अपनी पत्रकारिता में बहुत मसरूफ रहे वो। लेकिन फिर अब उन्होंने अपनी कहानियों का ये संग्रह निकाला है। अब कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ कहे बिना बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस कहानी को सुनिए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। इस कहानी का जो किरदार नरेश है, उसके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है अपने पिता को लेकर और अपने घर के सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर, वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। अब इस कहानी का नरेश जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है और उसकी बीवी आपके हिसाब से स्वार्थी हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं कि आज की ये दुनियादारी है भाई, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत प्रैग्मेटिक हैं लोग, जो बाकी दुनिया की तो छोड़िए अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते। मतलब खुद अपने तक सिमटी हुई है उनकी दुनिया। लेकिन हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट ज़रूर दीजिएगा और चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप मेरे साथ हैं, कालिंदी बडोला नाम से सब जगह मौजूद हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए और हो सके तो मेरे वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तक जाएगी। पापा का कमरा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नरेश अपनी सोच पर शर्मिंदा हो उठा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो दिन रात एक ही बात तो सोचता है और फिर खुद ही शर्मसार भी उठता था। वो नहीं जानता था कि उसकी ये शर्मिंदगी कितनी वास्तविक है
और कितनी अपनी ही नजरों में गिरने से बचने की कोई कवायद। आज सुबह से फिर वही ख्याल उसके जहन में था और हर बार की तरह उससे जुड़ी ग्लानि भी साथ नत्थी थी। 90 के तो हो चुके हैं पापा, और भला कितना जिएंगे? सेहत ठीक रहे तो फिर भी कोई बात है, यूं जंग लगे शरीर को ढोने में भला क्या सुख है? क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो तो भला क्वांटिटी ऑफ लाइफ के क्या मायने? सब कुछ तो देख चुके हैं, पोते पोतियों की भी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे देख लिए, अब बचा क्या है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। उनकी सगी औलाद हूं मैं, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं मिला था पापा को। मुझे करना ही क्या पड़ रहा है उनके लिए? फिर क्यों मैं उनके मरने की कामना कर रहा हूं? दुकान के किराए से उनकी दवा दारू हो जाती है और उनका शौच साफ करने को सुबह शाम की नर्स है। फिर बचा ही क्या है? यही ना कि सुबह शाम उनका हाल पूछना पड़ता है। उसमें भी क्या अब मुझे मौत पड़ने लगी है जो मैं उनकी दुनिया से विदा होने की कामना कर रहा हूं? हर बार की तरह नरेश फिर बुदबुदाया, भगवान उनको लंबी उम्र दे। ऐसा नहीं था कि नरेश पापा से प्यार नहीं करता। अपनी परवरिश को लेकर पापा से कोई शिकायत भी नहीं थी उसे, मगर उनकी मृत्यु की कामना और फिर उसी कामना से जन्मी शर्मिंदगी उसका पूरा दिन खा जाती थी। दुकान पर बैठा बैठा दिन भर वो खुद को पिन चुभोता और फिर खुद ही कराहा उठता। नरेश बार बार अपने को बताता कि वो आज जो कुछ है अपने पापा की वजह से ही तो है। ये दुकान भी बड़े भाइयों से बचाकर पापा ने उसे दे दी थी ताकि उसकी दाल रोटी चलती रहे। बेशक एक दुकान पापा ने अपने पास रख ली ताकि बुढ़ापे में किसी का मुंह ना देखना पड़े। इसमें तो कोई पाप नहीं किया ना उन्होंने। ये ठीक है कि आड़त का अपना बड़ा काम उन्होंने दोनों बड़े बेटों को दे दिया था और नरेश के हिस्से ये छोटी सी दुकान ही आई, मगर पापा और करते भी क्या? मैं 8वीं फेल, आड़त का कारोबार संभालता भी कैसे? मुझे न काश्तकारों से बात करने का शऊर है और न मंडी समिति वालों से काम निकालने का हुनर। पढ़ाई पूरी करके बड़े भैया ने ही तो हाथ बटाया था पापा का। पिताजी तो केवल सब्जी के आड़ती थे, फलों का आइडिया तो बड़े भैया का ही था। मंझले भैया ने भी क्या कम मेहनत नहीं की है। दूर दूर के काश्तकारों से जाकर सौदे पटाने में पूरी मंडी में कोई सानी है क्या उनका? इतने तजुर्बेकार भाइयों से काम लेकर पापा मुझे दे भी देते तो क्या होता? 2 साल में चौपट नहीं कर देता क्या मैं? पापा ने फल की आड़त बड़े भैया को और सब्जी की मंझले भैया को दी तो क्या, घर तो मेरे नाम ही किया है। ऊपर से पापा की सेवा करने का इनाम ये दुकान अलग से बोनस में मिली है। दोनों बड़े भैया जितना कमाते हैं उसका आधा तो घर के किराए में उठ जाता है। मैं बेशक कम कमाता हूं, मगर मुझे घर का किराया भी तो नहीं देना पड़ता। घर के पास ही दुकान है और आने जाने का भी कोई खर्च नहीं। सुबह का खाना खाकर आता हूं तो रात को घर जाकर खाता हूं। चाट पकौड़ी का कोई शौक नहीं है और ले देकर शाम को एक प्याली चाय की इच्छा होती है और वो भी देने प्रतिभा खुद आ जाती है। कमी क्या है? कुछ भी तो नहीं। नरेश बुदबुदा उठा और एक बार फिर खुद को समझाने का प्रयास करने लगा। बड़े भैया की कोई औलाद नहीं है, मंझले भैया की बेटियां ही बेटियां हैं। तीनों भाइयों में अकेला मैं हूं जिसके पास खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए बेटा है, और वो भी एक नहीं 2-2। बड़ा वाला बेटा निरी खांड है तो छोटा वाला मिश्री है। बड़ा गुड़ की फेली है तो छोटा घी बूरा है। बड़ा गन्ने की पोरी है तो छोटा मलाई का डोना है। बड़ा वाला पढ़ाई में होशियार निकला तो छोटा दुनियादारी में अव्वल है। शक्ल सूरत से तो दोनों राजा के कुंवर लगते हैं। ब्याह हो गए, बाल बच्चे वाले भी हो गए, बहुएं भी सुशील मिली है।
फिर कमी क्या है? नरेश खुद को समझाने के सारे जतन कर रहा था कि पत्नी चाय लेकर दुकान पर आ गई। आज बहुत देर कर दी। हालांकि प्रतिभा अपने समय के आसपास ही आई थी, मगर नरेश को बातचीत शुरू करने के लिए और कोई कारण नहीं मिला। क्या करूं, हर 2 मिनट में तो पापा आवाज मार देते हैं। कभी ये बना दो तो कभी ये पकड़ा दो। कल से जिद कर रहे हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा, त्रिफला खिला दे। पिछले हफ्ते खिलाया था तो 3 चादरें गंदी हो गई थी। इस उम्र में आसान है क्या त्रिफला झेलना, मगर कौन समझाए। मना करती हूं तो नर्स से बड़ी भाभी को फोन मिलवा देते हैं और 2 की 4 करके बताते हैं। बड़ी भाभी भी तो पूरे चस्के लेती हैं। पापा की हाँ में हाँ मिलाकर मुझे ही सलाहें देने लगती हैं। इतना ही प्यार है तो अपने घर क्यों नहीं ले जाती? उनके घर में तो एक कमरा खाली भी है। हम यहां 3 कमरे में 9 लोग पड़े हैं। अपने कमरे को पापा कबाड़ खाना बनाकर रखते ही हैं और हमारे कमरों में भी आधा सामान उनका ही पड़ा है। प्रतिभा बोले चली जा रही थी और नरेश पछता रहा था कि बातचीत की शुरुआत उसने किसी और मुद्दे से क्यों नहीं की। हालांकि ये तो तय था कि घूम फिर कर प्रतिभा पापा के ही दुखड़े रोएगी, मगर कम से कम चाय तो शांति से गले के नीचे उतार लेता। नरेश जानता था कि प्रतिभा की सारी शिकायतें जायज हैं, मगर वो भी क्या कर सकता था। बूढ़ा आदमी तो बच्चे समान होता ही है, और ऊपर से पापा श्यामलाल भाटिया, अपने जमाने के पक्के नेता। पूरी मंडी में धाक थी जिनकी, और हर छोटे बड़े काम के लिए बिरादरी के लोग भी उनके पास आया करते थे। बंटवारे के बाद पंजाब से केवल कपड़ों का एक संदूक ही तो लेकर आया था उनका पूरा परिवार। जो कुछ बनाया उन्होंने अपनी काबिलियत से बनाया। इज्जत, शोहरत, घर, दुकान और 3 लायक औलाद। नहीं, मैं लायक कहां हूं? मैं तो निखट्टू ही रहा। क्या किया मैंने पूरे जीवन में? मकान पापा ने बनाया, दुकान पापा ने दी, 1 इंच जमीन तक तो मैं खरीद नहीं पाया। नरेश एक बार फिर खुद पे शर्मसार हुआ। मैं करूं भी तो क्या करूं? बड़ा घर बनाना कोई आसान है आज के जमाने में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। वो वक्त और था जब पापा ने शहादरा जैसी बड़ी कॉलोनी में 150 गज का ये मकान बना लिया। अब तो इंचों के हिसाब से है यहां दाम। कोई तो वजह होगी जो दोनों बड़े भैया अब तक अपना मकान नहीं बना सके। कोई कम आमदनी है क्या दोनों की? साहिल आज फिर कह रहा था कि इस मकान को बेचकर रोहिणी में बड़ा सा फ्लैट ले लेते हैं। प्रतिभा की आवाज से नरेश अपने ख्यालों से बाहर आया। इन 3 छोटे छोटे कमरों में अब गुजारा नहीं होता। बच्चों के कमरों में जाना आपको भी कहाँ अच्छा लगता है? खुद भी कब तक बरामदे में सोओगे? आपकी भी तो अब उम्र हो चली है। जब तक पापा हैं तब तक तो एक कमरा उनसे ही घिरा हुआ है। नरेश समझ रहा था कि प्रतिभा अपनी बातों में इशारों ही इशारों में क्या कह रही है। सच बात तो यही थी कि जो प्रतिभा कह रही थी वो बात नरेश अपने आप से कहने का साहस आज तक नहीं जुटा सका था। मालूम तो उसे भी था कि घर की हर कलह के पीछे घर का छोटा होना ही है। हाँ, पापा के जाने के बाद जरूर हालात बदल जाएंगे। बड़े बेटे का विचार नरेश को भी जंच रहा था, मगर पापा के जीते जी मकान बेचने का साहस वो कर भी कैसे सकता था? वैसे तो पापा के बाद इस घर में भी बढ़िया गुजारा हो जाएगा। 1 कमरा हम दोनों मियाँ बीवी के पास और 2 कमरे साहिल और देवेंद्र के। इससे बड़े मकान की इच्छा हो तो खुद कमाए और बना ले। हमारे पास तो जो है वो हाजिर है। तो क्या करूं? पापा को जहर दे दूं? अपने ख्यालों से फिर शर्मिंदा हुआ नरेश प्रतिभा पर हमलावर हो उठा। अपने कड़वे शब्दों से उसने खुद को ही बताने का प्रयास किया कि वो तो सदैव पापा की लंबी उम्र की ही कामना करता रहता है। मैंने ऐसे कब कहा? आपको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। मैं तो आपको बता रही थी कि साहिल ने क्या कहा है। घर में क्या चल रहा है ये भी ना बताऊं क्या? तो फिर हर बार पापा की शिकायतें क्यों करती रहती हो? मैं कहता हूं क्या उनसे ऐसा करने के लिए? आपसे तो बात करना ही फिजूल है। आप जानो और आपके बेटे जाने। मुझे क्यों पीसते हो बीच में? मुझे क्या दिक्कत है?
35 साल काट दिए इस घर में, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी काट लूंगी। कल फिर चाय पीनी हो तो केतली घर लेते आना। ये कहकर प्रतिभा घर लौट गई। नरेश ने चुपचाप चाय गटकी और दिन भर की बिक्री का हिसाब लगाने लगा। वो जानता था कि ज्यादा सोचने से भी कुछ होने वाला है नहीं, होगा तो वही जो कुदरत को मंजूर होगा। वो क्यों ज्यादा सोच सोचकर अपना मन खराब कर रहा है? हिसाब किताब में नरेश का कतई मन नहीं लग रहा था। आज बिक्री भी कोई खास नहीं हुई थी। जरा सी ठंड क्या पड़ जाए, लोग बाग घर से ही नहीं निकलते। महंगाई के इस जमाने में नए बर्तन अब कोई खरीदना भी कहां चाहता है। नरेश के मानस पर यह ख्याल लौट लौट कर दस्तक दे रहा था कि शहादरा की इन तंग गलियों का रोहिणी के खुले डुप्ले फ्लैट्स के सामने मुकाबला ही कहां है। हमारे घर का सही दाम मिले तो रोहिणी में कम से कम 4 कमरे का फ्लैट मिल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हम रोहिणी का रुख करें तब तक वहां की भी कीमतों में आग लग जाए। नरेश के सिर पर अब नई चिंता सवार हो गई। तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। 7:30 बजने वाले थे। दुकान बंद करने का समय हो चला था। मन ने नई दिशा पकड़ ली। आज तो यूं भी डॉक्टर साहब के पास जाना है। 8 बजे तक ही तो बैठते हैं वो। पापा से उनकी बात नहीं कराई तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। बच्चों के सामने डांटने में जरा सा भी लिहाज नहीं करते वो। डॉक्टर साहब से बेशक पापा के नहीं वरन नरेश के ताल्लुकात थे, मगर फिर भी पापा की सेहत के बारे में वो बड़ी एहतियात से बात करता था। मुंह से कोई कच्ची पक्की बात निकल गई और डॉक्टर साहब ने पापा को बता दिया तो सारी उम्र की करी कराई मेहनत एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। मगर न जाने क्यों आज उसे अपना मन कुछ मजबूत सा लगा और उसने डॉक्टर साहब से पापा को लेकर लंबी बात करने का फैसला किया। पिछली बार डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस बार की सर्दियां पापा पर भारी रहेंगी। कितनी भारी रहेंगी, ये पूछने का फैसला नरेश अब तक कर चुका था। उसने खुद को समझाया कि इतनी सी बात पूछने में भला क्या हर्ज है। पापा का कमरा। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में अभी आप सुन रहे थे रवि अरोड़ा की लिखी कहानी, जो उन्हीं के शॉर्ट स्टोरीज से संकलन रब दा कलेजा का हिस्सा है। आप भी जरूर इस किताब को मंगवाइए। संभावना प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, जो हापुड़ में स्थित है, और अभिषेक अग्रवाल जिसके कर्ता धर्ता हैं, जिनके पिता अशोक अग्रवाल जी खुद बहुत जाने माने लेखक हैं। खैर, यहाँ पहले तो मुझे ये बताइए कि रवि अरोड़ा जी की कहानी पापा का कमरा के बारे में आपका क्या ख्याल है। नरेश जो 24 घंटे सिर्फ यही सोचता रहता है कि उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर कब जाएंगे। 90 साल के पिता जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने दुकान लगा के दी, जिन्होंने घर बनवा के दिया, वो घर भी छोटे बेटे के नाम ही किया और उसमें उसी के परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन कहीं पर आज की डेट में नरेश और नरेश के घर वालों के दिल में जगह कम पड़ गई है। इस सब पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या फीडबैक है, ये जानने की मुझे बहुत जिज्ञासा रहेगी। तो भाई अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और यहाँ पर आप ज़रा अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। कालिंदी बडोला नाम से मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ, फेसबुक पर, स्पॉटिफाई पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो मेरे वीडियोज़ को आगे शेयर करेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी।